नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, ये आज हम पढ़ेंगे। जो आज के टॉपिक हैं वो उसका जो इंडेक्स है ये इस तरह से इंट्रोडक्शन है, सैलिएंट फीचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है, स्ट्रेंथ ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है, प्रॉपर्टी है, टाइप्स है, रिएक्शंस की टाइप है और एप्लीकेशंस हैं। ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो उसकी जो रिएक्शन होती है वो एक स्पेसिफिक टर्म में होती है। कहने का मतलब ये है कि हमने यदि ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात की थी तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या था कि बी सेल एंटीबॉडी का निर्माण कर रही थी और वो जो एंटीबॉडी है वो पर्टिकुलर एंटीजन को आइडेंटिफाई करके उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो जो एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक मैनर में काम करेगी, नॉन स्पेसिफिक मैनर में काम नहीं करती है। यदि हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शंस कहा जाता है इनको। ये जो है सीरोलॉजिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तीन जो है रिएक्शन तीन स्टेज में काम करती है। पहला तो क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से नज़दीक आकर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और यह जो कॉम्प्लेक्स है ये विजिबल होता है, दिखाई देता है, चाहे वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में हो चाहे एग्लूटिनेशन फॉर्म में हो। यह जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी जो इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, पहले जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये दिखाई देगा। किस अवस्था में दिखाई देगा? या तो किसी अवक्षेप के रूप में या फिर एग्लूटिनेशन के रूप में या थक्के के रूप में। ये दो रूप में ये दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरा जो स्टेज होगी वह एंटीजन को एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर देगा। यह इसका तीसरा स्टेप होता है। अब आते हैं स्पेसिफिसिटी पर। एंटीजन जो है एंटीबॉडी से या एंटीबॉडी एंटीजन से जो क्रिया करती है वो स्पेसिफिक होती है। मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एंटीजन को ये पहचान कर ये जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई किडनी का एंटीजन है तो उसके जो अगेंस्ट में काम करने वाली बॉडी होगी वो स्पेसिफिक होगी, किडनी के एंटीजन पर ही वर्क करेगी। और कहीं का एंटीजन है तो उस पर जो काम करने वाली एंटीबॉडी होगी वो भी जो है एक स्पेसिफिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा और वो जो है हर तरह के एंटीजन पर काम करेगा। स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन पर ही काम करेगी, या कहें तो उसको वह न्यूट्रलाइज करेगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स, जब एंटीजन एंटीबॉडी जो है इंटरेक्ट करेंगी तो वो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो कई तरह की रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है, जैसे कि ये इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट कर सकता है। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए चोट लगती है तो उस दौरान जो चोट लगी हुई जगह पर एंटीबॉडी एंटीजन से जो इंटरेक्ट करती है वो इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करती हैं। इसी तरह से यदि कहीं और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करती हैं। ऑप्सोनाइजेशन की भी जो क्रिया है उसको एक्टिवेट करती हैं। इवन फैगोसाइटोसिस की भी क्रिया को भी ये एक्टिवेट करेंगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो इंट्रैक्शन है उसका मेन उद्देश्य होता है कि विभिन्न प्रकार के जो एक्टिव इम्यून जो क्या कहेंगे उनको इंट्रैक्शंस हैं उनको एक्टिवेट करना है और उसके द्वारा एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना है या रिमूव करना है। इसका मेन जो फंक्शन है ये है इसका। अब एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है उसकी बाइंडिंग साइट्स के बारे में बात करते हैं। बाइंडिंग साइट का मतलब है जहाँ से वह एंटीजन से क्रिया करेगी, वह स्थान। तो जो एंटीजन का वह भाग, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि एंटीजन पूरा का पूरा इंटरेक्ट नहीं करता है। एंटीजन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं वही एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं और वह जो भाग है, वह जो हिस्से हैं जो कि एंटीबॉडी से क्रिया करेंगे वो कहलाते हैं एपिटोप।
यानी कि एंटीजन का वह हिस्सा जो कि एंटीबॉडी से क्रिया करेगा वह कहलाएगा एपिटोप कहलाएगा, वह वाला हिस्सा एपिटोप कहलाएगा। ठीक है। और जो हिस्सा एंटीबॉडी का एंटीजन से क्रिया करेगा वह कहलाएगा पैराटोप। मतलब कि एंटीजन का वह हिस्सा जो कि एंटीबॉडी से क्रिया करेगा एंटीजन का एपिटोप कहलाएगा, और वह हिस्सा जो कि एंटीबॉडी का वह हिस्सा जो कि एंटीजन से क्रिया करेगा या एंटीजन को पहचानेगा वह कहलाएगा पैराटोप। ठीक है। ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। तो एंटीजन का ये वाला जो हिस्सा है जो कि इस एंटीबॉडी से क्रिया करेगा, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा पैराटोप और ये हिस्सा कहलाएगा एपिटोप। एंटीजन वाला हिस्सा एपिटोप और एंटीबॉडी वाला हिस्सा पैराटोप। ये जो हिस्सा है, मैंने आपको जब एंटीबॉडी की संरचना के बारे में बताया था तो हमने पढ़ा था कि जो आगे वाला हिस्सा है एंटीबॉडी का वो कहलाता है वेरिएबल रीजन कहलाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कांस्टेंट रीजन कहलाता है। ये जो वेरिएबल रीजन है यही वेरी करता है, मतलब जो इसी के एमिनो एसिड्स में परिवर्तन होते हैं। तो यह जो है जितने प्रकार के एंटीजन होंगे उतनी प्रकार की ये जो वेरिएबल रीजन होंगे। अच्छा, इनकी जो यदि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जो फोर्सेस की बात करते हैं कि किस फोर्स पर काम करता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, पहला बात तो क्लोजनेस पर, यदि जितना क्लोज होगा, क्लोज का मतलब है जितना पास एंटीजन होगा उतना ही एंटीबॉडी उस पर या उससे इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा इजी होगा। दूसरा है कि नॉन कोवलेंट मोड, और तीसरी एफिनिटी यानी कि बंधुता। तो ये जो तीन फैक्टर हैं, ये तीन फैक्टर एंटीबॉडी एंटीजन की जो इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी में कितनी जो इंटरेक्शन हुई है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितना मजबूत है। वह जो मजबूती है वो किन फैक्टर पर निर्भर करेगा। एक तो कि क्लोजनेस पर वह कितना नज़दीक है, दूसरा जो उसमें बनने वाला जो बॉन्ड है नॉन कोवलेंट बॉन्ड है उस पर, और दूसरा है एंटीबॉडी की एफिनिटी यानी कि उसकी एंटीजन से बंधुता पर निर्भर करेगा। ये जो है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, अलग अलग प्रकार के नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है और वान डेर वाल्स इंटरेक्शंस है। ये जो इंटरेक्शंस हैं या बॉन्ड्स हैं इन पर निर्भर करेगा कि ये जो एंटीजन है कितनी मजबूती के साथ एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। देखो क्या है, एंटीजन भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन होगा, लिपिड भी हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी प्रोटीन है, टोटली प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन की चेन्स का ही तो बना होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इनमें जो इंटरेक्शन होगी वो कौन कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और वान डेर वाल्स रिएक्शंस है। ठीक है, ये चार तरह के जो है इसमें इंटरेक्शंस पाई जाएंगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार के जो है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होती हैं। पहली है प्रेसिपिटेशन, फिर है एग्लूटिनेशन, फिर है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, फिर है एलाइजा टेस्ट, जिसके बारे में हम जो पढ़ते हैं आजकल, जितने भी जो इम्यूनोलॉजिकल ऐसे होते हैं वो कौन से एलाइजा बेस्ड होते हैं वो। फिर है फिर उसके बाद है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो मुख्य रूप से ये जो चार हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहली रिएक्शंस पर आते हैं। पहली रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबल एंटीजन। ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि सॉल्युबल एंटीजन है और वह एंटीबॉडी के साथ क्रिया करता है पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पर, तो ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये विजिबल होगा थक्के के रूप में। ठीक है, और इसको कहेंगे, प्रेसिपिटेशन को कहेंगे प्रेसिपिटिन, और जो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, और ये जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स जो है जैसे अवक्षेपण आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अवक्षेप का निर्माण हो जाता है जिस तरह से, घुली हुई अवस्था
घुली हुई अवस्था में जो है एंटीजन है वह सॉल्युबल है, और जब एंटीबॉडी किससे क्रिया करेगा तो वह एक अवक्षेप का निर्माण करेगा, जो कि अवक्षेप क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटिन। और यह जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यह जो रिएक्शन है ये दो तरह से परफॉर्म की जा सकती है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा जेल फॉर्म में। यानी कि हम जो दोनों हैं एंटीबॉडी और एंटीजन वो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। एक कांस्टेंट अमाउंट में एंटीबॉडी जो है एक ट्यूब में रखी जाती है, और जब एंटीजन का अमाउंट बढ़ाया जाता है जैसे जैसे, तो प्रेसिपिटेट का निर्माण चालू हो जाता है। यह जो प्रेसिपिटेट है एक अवस्था तक बनेगा, उसके बाद जो है वह प्रेसिपिटेशन का जो इंट्रैक्शन जो है वो जैसे क्या होता है, जब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे हमारे पास एंटीबॉडी की जो कंसंट्रेशन है वो स्थिर है, यानी कि हमने कांस्टेंट लेवल पर एंटीबॉडी ली है। लेकिन यदि उसमें एंटीजन डालेंगे धीरे धीरे तो इंट्रैक्शन होगी, जितनी मात्रा में एंटीबॉडी की उस लेवल तक यह लॉग फेज में जाएगी, और लॉग फेज में जाने के बाद यह कांस्टेंट लेवल पर पहुंच जाएगी। जब तक ये लैग फेज में पहुंचती रहती है इसको बोलते हैं एंटीबॉडी जोन और एंटीबॉडी एक्सेस जोन। और फिर जब ये पीक पर पहुंच जाती है तो वो इक्विलाइजेशन या इक्विवेलेंस जोन कहलाता है, जहां पर एंटीबॉडी और एंटीजन की जो मात्रा है वो समान होती है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे एंटीजन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो है ये वाला जो जोन है ये एंटीजन एक्सेस जोन कहलाता है। तो ये तो लिक्विड में जो है क्या कहते हैं उसे इंट्रैक्शन है। अब यदि सॉलिड या जेल के अंदर बात करते हैं, जेल फॉर्म में, तो जेल फॉर्म में जब हम परफॉर्म करते हैं तो जो इस रिएक्शन को, जेल वाली रिएक्शन को कहते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन इसको इसलिए कहते हैं, हम देखेंगे क्या होता है जब यदि हम अगार का जेल का फॉर्मेशन करते हैं, जेल बनाते हैं और उसमें जब एंटीबॉडी की कांस्टेंट मात्रा उसमें डाल दी जाती है, और उसमें जो प्लेट होती है एक, ठीक है, या पेट्री डिश मान सकते हैं, पेट्री डिश में हमने जेल को डाल दिया और जेल में डालने के बाद उसमें जो है छोटे छोटे वेल्स या छोटे छोटे होल बना देते हैं। उन होल में हम जब एंटीबॉडी की मात्रा डालते हैं, एंटीजन की मात्रा, जिससे ये एक पेट्री डिश है, ठीक है, और इस पेट्री डिश के अंदर हमने क्या करा, अगार जेल डाल दिया। अगार जेल में जो कि एंटीबॉडी उसमें पहले से इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि एंटीबॉडी जो है जेल में घुला हुआ है और उसको हमने इसमें सॉलिडिफाइड होने दिया है पेट्री डिश में। पेट्री डिश में हमने क्या किया, छोटे छोटे होल कर लिए। उन होल में हम पीपेट्स की सहायता से, माइक्रो पीपेट की सहायता से हम एंटीजन डाल रहे हैं। यहाँ एंटीजन डाला है, इसके बाहर की तरफ चारों तरफ क्या है, एंटीबॉडी है। जब एंटीजन डिफ्यूज़ होके जाएगा इस जेल में तो एंटीबॉडी से ये क्रिया करना चालू कर देगा। पहला जोन जो होगा, इसमें भी 3 तरह के जोन बोलेंगे, ठीक है। एक तरफ जो जोन होगा वो वही एंटीबॉडी एक्सेस जोन होगा, बाहर की तरफ का जो घेरा होगा। अंदर वाला जो जोन होगा जिसमें कि एंटीजन की मात्रा एंटीबॉडी से ज़्यादा पाई जाएगी, और बीच में एक पट्टी का निर्माण होगा, वह जो पट्टी कहलाएगी जोन ऑफ इक्विवेलेंस कहलाती है, ठीक है, जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी की जो मात्रा होगी वो समान होगी। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन पर, यह है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन का मतलब है कि थक्का बनना। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्रिया करेगी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पर, तो यह एक क्लम्स का निर्माण कर लेंगे, थक्के का निर्माण करते हैं, ठीक है। हम इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हमने देखा होगा कि जब ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट किया जाता है, ए बी ओ और ए बी, ये जो 4 ब्लड ग्रुप हैं, कैसे करते हैं हम, एक हम स्लाइड लेते हैं, क्लीन स्लाइड लेंगे, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी सैंपल ब्लड है वो सैंपल ब्लड को 3 ड्रॉप हमने डाल देते हैं उसमें स्लाइड में, ठीक है। और 3 ड्रॉप डालने के बाद हमने क्या है, वेल्स होती हैं 3 तरह की, एक ए टाइप की, दूसरी बी टाइप की और तीसरी डी टाइप की, ठीक है। तो हमने जो 3 ड्रॉप्स डाली हैं ब्लड की, तो वो जो ब्लड की ड्रॉप्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, एक एक जो है ए और बी और डी जो एंटीबॉडी है वो डालते हैं उसमें, ठीक है। जहाँ
जिसके साथ मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले में क्या नाम है, क्लोट बनेगा। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाले में बनेगा। और दोनों में यदि है क्लम्प तो जो थक्का, अलग से थक्का जैसी संरचना दिखाई देंगी। तो दोनों में यदि है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और दोनों में नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। और जो डी वाला है वो आर एच फैक्टर के लिए होता है, जिसमें यदि वो यदि क्लम्प है या क्लोट है तो पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। तो इस तरह से जो है ब्लड ग्रुप यदि का टेस्ट किया जाता है वो क्या, कौन सी रिएक्शन बेस्ड होता है, वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन बेस्ड होता है। और उसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन ही होती है। यानी कि ब्लड जो होता है उसमें ब्लड कार्पसल्स है, आरबीसी है, उन पर एंटीजन पाया जाएगा। और जो हम वेल्स जो हमने वो लिया है, एंटीबॉडी ली हुई है ए बी और डी, ये क्या है, इसमें एंटीबॉडी है।